नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप जाके देखेंगे तो बार बार यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनका एक मैं सीरीज लेके आया हूँ और इसमें मैंने ऑलरेडी आठ पार्ट इसके बना दिए हैं। तो अगर आपने उन आठों पार्ट्स को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से सारे वीडियोज़ को एक बार देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप इसका पूरे तरीके से फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। आप पार्ट नंबर 8 तक जो है पहले देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वैसे ये मैथ्स है, मैथ आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे एक तरीके से देखना है चीज़ों को, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हुए हैं, तो अगर आप पार्ट नंबर 1 से लेकर के और फिर उसके बाद साथ साथ चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं देन डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें। और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। 100% यहाँ गारंटी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। मूलधन कितना होगा? अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूँ तो यहाँ पे इसने बोला है कि एक सर्टेन अमाउंट है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 2 ईयर्स में 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़ जो है एज ए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि साधारण ब्याज के रूप में मिलता है। यदि उसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए 2 साल के लिए तो 1290 रुपये यानी कि 1290 रुपीज़ मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना था यही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखो, अगर मान लो कि आपके पास आपने कहीं से 100 रुपया उधार लिया और किसी ने बोला कि आपका ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ। ठीक है, और जो ब्याज की दर है, जो ब्याज का रेट है वह क्या है, 10% है। ठीक है, आपने 2 साल के लिए पैसा ले लिया। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा और ये पहला साल ये वाला हो गया, दूसरा साल ये वाला। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर से पैसा उधार लिए हो तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो यहाँ पे आपको पहले साल 10 रुपया देना पड़ेगा और फिर दूसरे साल भी आपको इसी पैसे पे ब्याज पे करना होगा, ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 100 का 10% यानी कि 10 रुपया हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर साधारण ब्याज है तो वह सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगता है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है और इसी 100 रुपये पे पहले साल भी 10% लगा, दूसरे साल भी 10% लगा और यही 10 और 10 20 जो होगा ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बोला रहे कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा, 100 रुपये आपको उधार दिया हूँ और मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा। ठीक है, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ 100 रुपये पे पहले 10% यानी 10 रुपये लग गया, यहाँ पे 100 रुपये पे 10% यानी कि 10 रुपये लग गया। और फिर अब क्या होगा कि ये वाला जो ब्याज है ना 10 रुपया, फिर इस पे भी 10% ब्याज लगेगा। मतलब ये कि ब्याज पे जब ब्याज लगना शुरू होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ पहले हमने 10-10 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अब इस सिंपल इंटरेस्ट पे भी इस 10 रुपये पे भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 10% का 10 कितना होगा, 10% का 10 का 10% कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि कुल ब्याज कितना आ गया, 21 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 21 रुपये। और ये जो 1 आया है यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया है उन पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, आपके आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ इसने बोला है
कि 2 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने 2 लाइन यहाँ बना लिया, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। अब ब्याज जो है 2 साल में 1200 रुपये साधारण ब्याज की दर से। तो साधारण ब्याज जब लगता है तो ब्याज जो होता है दोनों साल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर 1200 रुपये टोटल ब्याज दिया गया और 2 सालों में 1200 रुपये हुआ है, यानी कि किसी अमाउंट पे 2 साल में जो ब्याज हुआ है वह 1200 रुपये हुआ है, ठीक है। तो 1 साल में कितना होगा, 1200 बटे 2 कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 600 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 600 रुपये आया, दूसरे साल का ब्याज 600 रुपये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्या बोला है इसने कि जो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही ब्याज लगता तो 1290 रुपये मिलते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो अब 600 रुपये 1200 रुपये तो हो गए, ये 90 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया। ये जो 90 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये जो 90 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है यह हमारा इस पे जो ब्याज लगा है उससे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 90 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। 600 रुपये हो गया और ये 90 रुपये एक्स्ट्रा हमारा क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है तो ये 600 पे जो ब्याज लग रहा है वो 90 रुपये है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से रेट पता करना है कि एक्चुअल में रेट क्या होगा। तो रेट कैसे पता करेंगे, देखो अगर हम देखें कि 90 600 का कितना परसेंट है, 90 जो है 600 का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पे हम 90 बटे 600 इंटू 100 अगर कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 6×15 में 90, यानी कि 15% का रेट आ गया। यानी कि जो ब्याज लगा हुआ है वह कितना है, 15%, ठीक है। 15% ब्याज की दर आ गई। तो यहाँ पे अगर आप 600 का 15% निकालोगे तो 90 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप लिख दिया 2 साल, ठीक है। यहाँ पे आपको 600 रुपये मिला है और यहाँ पे आपको 600 रुपये मिला है और 15% ब्याज की दर हमने अभी अभी निकाला था। तो अगर 1 साल के लिए 15% है ब्याज की दर तो 2 साल के लिए कितनी होगी। अगर 1 साल के लिए ब्याज की दर 15% है तो 2 साल के लिए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 15 × 2 यानी 30%, ठीक है। और 30% जो ब्याज है वह किसके बराबर है, तो ये 600 + 600 2 साल के ब्याज के सम के बराबर होगा। तो 600 और 600 कितना हो जाएगा, 1200, यानी 30% बराबर 1200। तो 1% बराबर कितना होता है, 400 होगा ना, 1200 बटे 30। तो ये आ जाएगा आपका 40 आएगा, ठीक है। तो 1% बराबर 40 और जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है वो 100% के बराबर होता है। तो आप निकालोगे 100% इज इक्वल टू 40 × 100 यानी कि 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने लंबा आपको समझाया बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको समझना होगा, ठीक है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो फिर डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के रेशियो में हैं और उनके योग का दुगना 100 है, ठीक है। इनका अगर हम सम कर देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 आता है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है। आसान सा सवाल है। 3 नंबर का रेशियो अनुपात दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। तो 2 3 5 दिया है और इनका सम, तो हम पहले इसी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10 और 10 का दुगना कर दिया यानी कि 20। तो 20 का मान दिया है कि 100 है। अगर 20 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/20 यानी 100/20 यानी कि 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं सारे नंबर्स को निकालना चाहूँ, हमको पता चल गया है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब यहाँ नंबर हमारे रेशियो दिए हुए हैं 2:3:5। तो पहला नंबर क्या होगा, 2 × 5। दूसरा नंबर क्या होगा, 3 × 5 यानी कि यहाँ पे 2 × 5 करेंगे तो ये 10 होगा, ठीक है। और यहाँ 3 × 5 करेंगे तो 15 और यहाँ 5 × 5 कर देंगे तो 25।
ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना अगर डायरेक्ट आंसर मार्क करना होता तो एक की वैल्यू अगर 5 आ गई तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा, ये 5 वाला ही होगा। तो 5 × 5 25, और 25 का स्क्वायर कर देते तो 625, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 × 5 कर दोगे तो 25 जो आ जाएगा तो नंबर आ गया। ठीक है, अब तीनों नंबर आ गए, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 15 और तीसरा नंबर 25। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25 वाला है। तो जब 25 सबसे बड़ा नंबर है तो इसी का स्क्वायर तो पूछा है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि P और Q दो लोग हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे इनका प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो 6 साल पहले इनके उम्र का अनुपात 3:2 था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 साल चलना पड़ा, और फिर यहाँ से नीचे और कितना गया, 4 साल। ठीक है, तो 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 8:7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो 5 यूनिट चल रहे हो, यहाँ से यहाँ भी आ रहे हो तो 5 यूनिट चल रहे हो, यानी कि दोनों जगह का अंतर क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो, मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पहले अनुपात दिया है 3:2 का, नीचे अनुपात दिया है 8:7 का, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अभी ये हम वर्तमान में हैं। वर्तमान से अगर हम 6 साल पीछे जाते हैं तो उनके एज का जो रेशियो है वह 3 से ही 2 है, और अगर यहाँ से हम 4 साल आगे जाते हैं, अभी से वर्तमान से 4 साल आगे जाते हैं तो उनके आयु का अनुपात 8:7 है। और अगर हम चेक करें तो यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ 2, यहाँ 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का अंतर जो होगा बराबर आना चाहिए। तो 3 से 8 का अंतर 5 हो गया, 2 से 7 का अंतर 5 हो गया, यानी कि जो इनके बीच के आयु के बीच का अनुपात जो अंतर है वह बराबर आ गया, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ का रेशियो जो मैं 5 निकाला, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि P की आयु कितनी होगी भी वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम P की आयु निकाल लेंगे, 8 × 2 कर लेंगे तो 16 होगा, और 16 ये वाली ये कौन सी आयु है, ये वर्तमान से 4 साल बाद की आयु है। ठीक है, तो अगर हमें वर्तमान में आना होगा तो 16 - 4 करना पड़ेगा, जो कि 12 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर 12 होगा। यहाँ से कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। अगर वो पूछे कि 6 साल पहले उनकी आयु क्या थी, आप 3 × 2 कर लोगे, 2 × 2 कर लोगे, आ जाएगा। उसके बाद उनकी वर्तमान आयु पूछेगी तो यहाँ की जो आयु निकाल करके इसमें 6 प्लस कर दो, या फिर यहाँ की आयु निकाल के उसमें जो है इसमें 4 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ निकाल के अगर करोगे तो यहाँ 6 प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर निकाल के करोगे तो यहाँ से 4 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये 4 साल बाद की आयु है अभी से। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपस में बदला जाता है जब, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 45 से कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, जल्दी होगा। अगर 45 ले लिया, इसका सम तो 9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये आपका 45 हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल नंबर, ये जो नंबर ये ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, बदला हुआ नंबर है, ये असली नंबर नहीं है। तो जब आप इसको अगर ऐसे करोगे, ये 54 था, मतलब कि पहले ये नंबर 54 था। जब इसके अंकों को आप बदल दोगे एक दूसरे से, यानी 4 के जगह पे 5, 5 के जगह पे 4, तो क्या होगा, यह 45 बन जाएगा। तो ये तो 45 के बराबर आ रहा है, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन की ओर देखेंगे। 72, अगर 72 तो ओरिजिनल नंबर ये 27 था, इसको जब हम बदल देते हैं तो वह 72 हो जाता है। और बोला है ये कि बदलने के बाद 45 से कम होना चाहिए, तो ये तो 72 पहले ही हो गया, ये भी कट हो गया, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देखो,
63, ठीक है। 63 जो है 63, ठीक है, ये बदला हुआ नंबर है। ये जो है आपका बदला हुआ नंबर है। तो 63 आपका बदला हुआ नंबर है, यानी ओरिजिनल नंबर कितना था, 36 था। तो 36 को जब आप अगर आप बदलते हो, अगर आप 36 को अगर आप बदलते हो तो ये क्या होगा, 36 को आप बदल दोगे तो ये 63 हो जा रहा है, जो कि 9 से 45 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वह 27 बचता है, ठीक है। अब 27 को हम चेक कर लेते हैं। तो 27 के अंकों का योग 2 और 7 कितना है, 9 है। और जब ये कौन सी नंबर है, ये बदली हुई नंबर है। मतलब ये कि ओरिजिनल जो नंबर था वह 72 था, और जब हम इसको बदल देते हैं अंकों को तो 27 आता है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो ये तो था आपको समझाने के लिए, लेकिन जो आंसर दिया है ना ऑप्शन में, आपको ये चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। आप 1 सेकंड में मार्क कर सकते हो। क्या बोला है इसने कि जब आपस में अंक बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। और ये बोला है बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। तो भाई इसमें 45 से कौन से नंबर दिख रहे हैं, दिख रहा है 45 तो 45 के बराबर ही है, हो नहीं सकता। 72 45 से ज़्यादा है, हो ही नहीं सकता। 63 45 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बच क्या रहा है, सिर्फ 27 बच रहा है, ठीक है। और 27 ही 45 से कम है, और यही बदली हुई संख्या है। तो आई होप इस तरीके से आप इसको 1 सेकंड में मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।